फ्रीलांसिंग का जो क्लाइंट है ये सबसे आसान है। अब लोगों ने इसके भी कोर्सेज निकाल दिए। जब कस्टमर आ जाएगा फिर वो डिलीवर करेगा, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीरो इन्वेस्टमेंट कोई चीज़ नहीं है। बड़े बड़े टाइकून्स देखेंगे तो पता लगता है किसी ने गिराज से काम किया था। स्टूडेंट बिरयानी वाले की कहानी है कि जी वो ठेले से लगा था, कोका कोला वाले ने तो गलत फॉर्मूला बना दिया था। मैं अपने बच्चों को कह रहा था भाई प्रोड्यूस कर लो बजाय इसके कंज्यूम करो। तो बाबा हम क्या प्रोड्यूस करें यार, तुम मुस्लिम हो तो मुस्लिम चैनल बना लो। कि मुस्लिम किड्स क्या करते हैं, जब नॉर्मल से भी ड्रामे आते थे ना, टीवी के ड्रामे आते थे, तब भी यही आवाजें लगती थी कि ये जो है ना अच्छे लोग नहीं है। लोगों ने क्या किया है कि लोग ये कहते हैं कि जनाब आप जो है ना वो 100 बोतल से और 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर लें, ये कर लें, वो कर लें। उसमें ब्रांड नहीं बनता। आपके सामने लोग निकल के सामने आए, आपके सामने कुछ अच्छे बन रहे हैं, आपके सामने कुछ हैं, दूसरों के सामने कुछ हैं। तो खाली अमेज़ॉन नहीं था, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है ना, मैंने देखा है ये माइंड ही कोई अलग होता है, ये जॉब एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अभी जैसे आपने पूछा ना पॉडकास्ट का, तो मैं आपको पॉडकास्ट के लिए यही बता रहा था कि बहुत सारे लोग होंगे जो कि कोई बंदा अगर गाड़ी ओन करता है, चाहे 50 लाख की गाड़ी हो, सही है, वो पैसे कम कमा रहा होगा बनिस्बत कार्ड राइडिंग सर्विसेज वालों के। करीम हो गई, इनड्राइव हो गई, ऐसा ही दुनिया भर में देख लें तो कभी कभार ना हमें बैठ के ये सोचना पड़ता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है। बहुत दफ़ा हम ये सोचते हैं कि ना हमें तो इतना कुछ आता है, हम इतना कुछ जानते हैं, बट हम पैसे नहीं बना पा रहे होते। तो आपका भी सवाल था वो यही था कि तौसीफ भाई यहाँ इतनी सारी जगहों पे काम किया है, सारा कुछ किया है, इतना माशाल्लाह अच्छा सेटअप लगाया है, लेकिन पैसे नहीं बन पा रहे, उस लेवल पे नहीं बन पा रहे कि मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि मैं बाहर चला जाऊँ। ऐसा ही ज़रूरी नहीं है, दूर के ढोल सुहाने वाली बात है। अच्छा, तो इसको एनालाइज करें, आपको काम आता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ पैसे नहीं बन रहे, इस पे सोच रहे हैं। इसी काम के लिए मेंटोर्स होते हैं जो कि आपके साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और आपके अंदर से चीज़ों को निकाल के रिफाइन करते हैं और आपको बताते हैं आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन आपके पैसे कम बन रहे हैं जी। लेकिन इसी शहर में ऐसे लोग भी हैं जो कि यूट्यूब मास्टरी का कोर्स लॉन्च कर चुके हैं और आपसे वो 10,000 गुना पैसा कमाएंगे। ऐसे ठीक है, बिल्कुल। तो आपको क्या करना होता है, आपको कोलैबोरेट करना होता है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ कोलैबोरेट करना होता है। प्लस हमारे यहाँ नेटवर्किंग का भी फुकदान है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नेटवर्किंग समझते हैं। सही है। ठीक है कि आप यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पे। यहाँ पे नेटवर्किंग भी वो वाली नेटवर्किंग नहीं है। सही है। बंदा नेटवर्किंग इवेंट्स के अंदर चला जाता है, इवेंट्स में जाने के बाद सिर्फ तस्वीर खिंच जाती है, खाना खाने को मिल जाता है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। और वो खाना खा के आ जाता है और वो फिर ना उसमें एक फेसबुक की पोस्ट बना के डाल देता है। ऐसा ही है। और उससे कोई हासिल जमा नहीं होता। कैप्शन लिख दिया आपने, कैप्शन लिख दिया, मैं इसके साथ था, मैं उसके साथ था, कोई हासिल जमा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। इवन मैं एक लेवल और जाके बोलूं, अब ऐसे भी 1.5 होशियार लोग आ गए मार्केट के अंदर कि वो इस किस्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। फिर वो कंपनीज को बोलते हैं कि आप आएँ, आप आके जो है ना वो ये होगा, वो होगा, ये इवेंट होगा, ये फलाना आ रहा है, इनके साथ तस्वीर खिंचवाने का मौका मिलेगा, ये होगा। तो लोग उस पर भी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। बिल्कुल है। लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, वो जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ लोगों के साथ नेटवर्किंग होती है, वो भी किसी काम की नहीं होती। बस ये है कि आप खाना पीना करते हैं, पैसे खर्च होते हैं और आप आ जाते हैं और आप कहते हैं यार एक दिल को तस्कीन देने वाली बात है। ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है, तो नेटवर्किंग जैसे मुझे ऐसा लगता है इंसान जब कुछ भी नहीं है, सही है, आप ऐसे इवेंट में जाओगे, सीईओ मैं नाम नहीं लूँगा, तो आप ऐसे इवेंट में जाओगे तो आपका फ़ायदा नहीं है, वो आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। मैं तो सिंपल बोलूँगा, आपको किसी हद तक आपसे बात भी नहीं करेंगे वो, क्योंकि आप किसी लेवल पे नहीं हो। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप लेवल पे बन जाओ, सही है, फिर ऐसे इवेंट का फ़ायदा है। सही है, आपने क्योंकि कुछ कर लिया, सही है, फिर वो आपसे बातचीत भी करेंगे, आपके साथ बैठेंगे भी, आपके साथ खाएंगे भी। वरना अगर आप कुछ नहीं हो, जीरो, और अगर ऐसे इवेंट में जा रहे हो तो मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। सही है, आपकी तस्वीरें अच्छी आ जाएंगी। मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। अब ये तो हमारी साइड से पर्सपेक्टिव हो गया ना, अब उनकी साइड से देखते हैं जिनसे हम मिलने गए, जो बड़े हैं, लीडर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है।
असल में वो ना हम जैसे कई 100 से रोज मिल रहे होते हैं, ऐसे ठीक है। अब हर बंदा, मुझसे भी लोग मिलते हैं, ठीक है, आते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं, तौसीफ भाई मैं ये कर रहा था, तौसीफ भाई मैं ये कर रहा था। अगर तौसीफ भाई का टाइम वैसे ही बड़ी कीमती है, लेकिन चलो हम एक इवेंट में गए हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको डायरेक्शन बता सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको, डायरेक्शन ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, छोटी चीज़ नहीं होती। सही है। आप कहीं पे स्टक हैं, आपको बता दी जाए कि आप ज़्यादा दूर नहीं है, ये और ये 2 माइलस्टोन कवर करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फॉर एग्जांपल लोग इट्सी में फंसे हुए होते हैं, तो उसी में मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ, एक लाइन में बोलना है नहीं करो, रुक जाएगा, अगली लाइन में बोलो कि ये करो, फिर से चल पड़ेगा। बस इतना ही तो कहना होता है। ये नेटवर्किंग उस नेटवर्किंग से लाख दर्जा बेहतर है बनिस्बत उस नेटवर्किंग के। आपको थोड़ा सा और टाइम मिल गया, आप मुझसे पूछ सकते हो तौसीफ भाई क्यों मना कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको कोई वैलिड रीज़न दे दूंगा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स इस वजह से ना करो। आपको समझ में आए आप करो, आपको नहीं समझ में आए आप करके देखो। आप करके देखोगे, अगर आपको वही रिजल्ट मिल रहा है जो मैं कह रहा हूँ, तो आप समझ जाओगे कि नहीं यार ये मेंटोर सही था, ये उसने मुझे कहा था, इसने मना किया था। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास इतना मार्जिन नहीं होता कि वो बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल करें, इतना मार्जिन नहीं होता उनके पास। उनकी अंदर ताकत ही सिर्फ इतनी होती है कि एक दफ़ा अटेम्प्ट किया, ठीक है, और वो फेल हो गए, ऐसा ही है, तो वो कभी भी उस फील्ड के अंदर अब आगे नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि उनको फर्स्ट अटैम्प्ट में भी अगर हम बता रहे हैं तो रोक लें। कोशिश ये करनी चाहिए, मैं अब ई कॉमर्स के लड़कों के हवाले से बात करूँगा, कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम 3 से 4 अटैम्प्ट्स छोटे छोटे, 5 से 6 अटैम्प्ट छोटे छोटे ज़रूर करें। उसके बाद ये असल में सीखने का प्रोसेस है, इसको फेलियर्स नहीं कहते हैं, फेलियर्स से प्यार करना चाहिए, फेलियर्स को अच्छा समझना चाहिए। बनिस्बत फेलियर्स को छुपा लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ना डाउन फील कराते हैं कि ओह मैं फेल हो गया। आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, जब आप शुरू में स्टार्ट करेंगे कभी भी 1 गो में पहले नहीं हो जाता, नहीं होता, बिल्कुल। हमने भी ये चीज़ बहुत बाद में सीखी समझी, सही है, वो कभी भी पहले गो में नहीं हो जाता। आप उसको थोड़ा छोड़ दें, फिर एक दफ़ा अटैम्प्ट करें, वो चीज़ें कहीं ना कहीं पहुंचती हैं, वो कहीं ना कहीं पहुंचती हैं, ठीक है। तो उनका टाइम बहुत कीमती है, जो CEO लेवल के लोग आए हुए ना, बड़ा कीमती है टाइम उनका। अगर बहुत कीमती टाइम है और अगर आपसे थोड़े से 1 मिनट 2 मिनट बात करने का मौका मिल रहा है, तो अपने आंसर्स, अपने क्वेश्चंस रेडी करके जाएं कि ये क्वेश्चन है सही। और आपको पता हो कि मैं जिससे मिलने के लिए जा रहा हूँ वो ऑब्वियसली किस फील्ड में है और उसकी क्या जर्नी है, और वो मुझे जो भी जवाब दे सकता है वो क्या जवाब दे सकता है, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल है। अच्छा तौसीफ भाई, जैसे हम जॉब करते हैं, ठीक है, बहुत से यूथ है सारे जॉब ही कर रही है ज़्यादातर, तो अब उनको बिजनेस करना है, क्योंकि जॉब कर रही है, बिजनेस की तरफ आना है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, किस तरह वो जॉब बिजनेस कर सकती है? ठीक है, अच्छा मैं इसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करूँगा कि ना हमने थोड़ा सा मिथ बना लिया, सही है, कि आप कारोबार करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके हवाले से बिल्कुल डिफरेंट है। सही है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। ठीक है, बिजनेस का मतलब यही है कि पैसे आप लगाओगे, पैसे लगाने के बाद फिर आप काम स्टार्ट करोगे, ठीक है। या तो आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाए, भले वो इन्वेस्टर कितना भी छोटा हो, डजेंट मैटर, 20,000 रुपये लगता हो, 30,000 रुपये लगता हो, 50,000 रुपये लगता हो, तो बॉस जब हम लोग जब ये चीज़ें बताते हैं ना, तो बच्चा खुद कहता है कि भाई इतने तो पैसे मैं खुद भी कर सकता हूँ। एक्चुअल में जो इस वक्त जनरेशन की प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि उसको यही नहीं पता कि मुझे काम क्या करना है और उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। पहले ये तो पता करें कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, अपना वाई नहीं पता। हाँ, तो आपको यही नहीं पता, तो आपके दिमाग में ये कैसे है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। सही। किसी बच्चे को बोलो कि भाई बिजनेस स्टार्ट करना है, 30,000 रुपये है, तो 60,000 का तो उसके पास मोबाइल होता है, तो आपके पास 30,000 नहीं है, अच्छा आपके पास 10,000 नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इट्सी के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, इट्सी एक प्लेटफॉर्म है हैंडमेड मार्केट का, तो हैंडमेड मार्केट जो है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पहले अकाउंट क्रिएशन करनी है, और वो पाकिस्तान से इजीली बन जाता है, फ्री में अकाउंट बन जाता है। सही है। पेयोनियर का अकाउंट आपने बनाया, पेयोनियर के साथ आपने इट्सी का अकाउंट को अटैच किया, आपका अकाउंट बन गया।
उसके बाद आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगानी है आपको, फिर इसका मतलब है सप्लायर चाहिए। आपने सप्लायर ढूंढा, सप्लायर से कोई एक सैम्पल प्रोडक्ट खरीद के लिया है, वो सैम्पल प्रोडक्ट कितने की होगी, 200 रुपये की होगी, 300 रुपये की होगी, 500 रुपये की होगी, उसको आपने अपने ही मोबाइल से तस्वीर खींची और उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कर दी। 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई टोटल, 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई, 1000 की हुई, 2000 रुपये की हुई। अब कौन सा बच्चा होगा जो कहेगा कि हाँ 500, 600, 700, 800, 1000, 2000 रुपये लगाने को नहीं है? सब बोलेंगे भाई कर लेंगे। ऐसा ही सारी की सारी बातें माइंडसेट की। हमने इन क्वेश्चंस को इतना पॉडकास्ट के अंदर उछाला है कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, किन लोगों ने उछाला है, अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बोल। ये उन लोगों ने उछाला है जिन लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए, जिन लोगों ने प्लेटफॉर्म्स बनाए, ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म्स बनाए, ख़ास तौर पे लोकल हो या इंटरनेशनल हो। उन्होंने बोला कि जी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे काम कर सकते हैं। तो ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकला वर्ड कि जी आपने सिर्फ अकाउंट बना लेना है, हमारा कोई भी XYZ प्लेटफॉर्म है उसको जी शॉपिफाई से कनेक्ट कर लेना है, ये भी नेक्स्ट स्टेज है। और आपको जी नहीं, किसी ने बोला कि जी व्हाट्सएप से कनेक्ट कर लेना है, और जी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। अब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोडक्ट्स वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लगी हुई होती हैं सारी की सारी। सही है, ऐसे ही। आपने उनको बोला कि जी आपने सिर्फ मेहनत करनी है कि जी ऑर्डर लेके आ जाना है, तो ऑर्डर लेके आ जाना है। जैसे ही ऑर्डर आएगा तो हम सब कुछ कर लेंगे आपके बिहाफ पे, और जो पैसे होंगे वो आपको मिल जाएंगे। सेंस बनता है, हाँ भाई बात सही है। लेकिन जब करोगे तो ऐसा नहीं निकलेगा। जब आप करोगे तो ऐसा नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जब आप प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाना फ्री है, प्रोडक्ट का एक्सेस मिल जाना फ्री है, सही है, लेकिन जब कस्टमर को रीच आउट करोगे तो उसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत है, फिर पैसे मार्केटिंग में लगेंगे। अभी आपको मार्केटिंग नहीं आती, अब आप मार्केटिंग सीखोगे, फिर जब आप मार्केटिंग सीख लोगे तो फिर आप मार्केटिंग पे खर्चा करोगे। ऑब्वियसली फेसबुक चलाओगे, डिजिटल मार्केटिंग करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, कोई ना कोई एफर्ट करोगे, वो चीज़ है। जब कस्टमर आ जाएगा फिर वो डिलीवर करेगा, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कोई चीज़ नहीं होती। आप घर से बाहर जैसे ही निकलते हैं ना तो पैसे खर्च होना शुरू हो जाते हैं। आपको किसी से मिलने भी जाना है ना तो आप रिक्शा पकड़ेंगे, टैक्सी पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे, पैसे लगना शुरू हो जाता है। तो लोगों को ये मिसलीड कर करके ये ना गाइड करें कि पैसे लगते ही नहीं है। आप पहले ये पता करें कि पैसे लगने कितने, कोई भी काम है उसमें पैसे लगने कितने। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसी को कह रहे हैं कि ठीक है मुझे काम भी नहीं आता, आप मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस लगते हैं, आप मुझे थोड़ा टाइम जो है ना वो रख लें, ओन कर लें और मुझे अपने किसी बिजनेस मॉडल के अंदर लगाने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट जो हमारा फेज़ है वो ये है, क्योंकि यूथ को एक और प्रॉब्लम में डाला हुआ है, वो ये है कि हेफ्टी अमाउंट ऑफ डॉलर्स में हमने उसको डाल दिया कि जी इतने $1000 बनाओ और इतने $1000 तो महीने के कमाने ज़रूरी है। तो यूथ उसमें भी फंस गई है कि भाई वो तो मगर मैं $500 या $1000 महीने के नहीं बना रहा तो मैं तो बहुत निकम्मा हूँ। एक्चुअली तुम्हें ये सोचना चाहिए कि $500,000 बनने कैसे हैं, कैसे बन बहुत जल्दी में हमारी यूथ। हाँ, और वो $500,000 बनाने के लिए भी आपके पास क्या है, आपके खुद के पास क्या है। ऐसा ही, ठीक है ना। आप दिमाग में ये रखें कि ऑलमोस्ट जो हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो हाईएस्ट प्रॉफिट नेट मार्जिन्स जो हैं वो 15 to 20% है। अगर आपने $1000 बनाने हैं, इसका मतलब है नेट प्रॉफिट $1000 है, तो 20% $10,000 आप लगाएंगे तो $1000 बनाएंगे। तो आपके पास $10,000 नहीं है, तो आपको किसी के लिए काम करना पड़ेगा, किसी के साथ। आपको तो अगर कोई बंदा अपनी ऑफिस की प्रेमिसेस में लाके बैठा रहा है ना, इनकेस अगर, तो ये वो बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। हमारी यूथ उस चीज़ को भी एक्नॉलेज करने को या शुक्रगुजार बनने को तैयार नहीं है। पॉडकास्ट में अच्छी बातें करके व्यूज़ लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कड़वी बात करके लोगों को सीधी राह दिखाना ये मुश्किल काम होता है। तो चलो ये हम इसका जो है ना वो ले लेते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि यार जॉब कर रहा है गुलामी है। तो ये जॉब आप इसको किस तरह देखते हैं कि यार जॉब करना सही है या नहीं है, क्योंकि इसको बहुत हिट किया गया है। मैं बताता हूँ, ये जुमला सबसे ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा मोटिवेशनल स्पीकर से।
और हमारे पड़ोसी मुल्क में जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो तो भाई इसके ऊपर भाई जॉब, आपके पास जब पैसे नहीं होते, बिजनेस जो है ना वो रिस्क बियरर करने का नाम है, कि मतलब आप रिस्क बियर कितना कर सकते हैं। जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किया होता है वो कई 100 दफ़ा गिरा होता है, कई 100 दफ़ा उठा होता है। ऐसा ही है। जितने भी आप बड़े बड़े टाइकून्स देखेंगे, जब वो कभी अपनी स्टोरी डालते हैं तो पता लगता है किसी ने गिराज से काम किया था, किसी ने ठेले से, जो है ना वो स्टूडेंट बिरयानी वाले की कहानी है कि जी वो ठेले से लगा था, कोका कोला वाले ने तो गलत फॉर्मूला बना दिया था, वहाँ से जो है ना वो ड्रिंक निकली थी। तो हर किसी की कहानी जो है ना, वो जो KFC वाले हैं, वो उनके जो बाबा जी हैं वो 60 साल के हो गए थे और वो रेसिपी नहीं अप्रूव होके दे रही थी, उनका बिजनेस तब खड़ा हुआ था, ठीक है ना। ऐसे तो वो कुछ तो करते रहे होंगे 60 साल में, उन्होंने कितने हिट एंड ट्रायल किए होंगे, वो कहाँ कहाँ गए होंगे, क्या क्या सीखे होंगे, ऐसा ही है। उसके बाद बिजनेस खड़ा होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है ना, जो मैंने देखा है, ये माइंड ही कोई अलग होता है। ये जॉब एक्सेप्ट ही नहीं करता, ये जो माइंड है ये जॉब एक्सेप्ट ही नहीं करता, ये भूखा मरना पसंद करता है, लेकिन इसको जॉब नहीं होती इससे। इसको आप किसी बिजनेस ओरिएंटेड माइंड को आप कहीं जॉब सेटिंग में बैठा दोगे, ये अगर जॉब कर भी रहा होगा तो बहुत बददिली से कर रहा होगा, बहुत बोझल दिल से कर रहा होगा, ये नहीं कर पा रहा होगा जॉब, ये सोच रहा होगा मैं निकलूं यहाँ से निकलूं। अगर आप बिजनेस करने वाले को लाख मोटिवेशन दे दो कि वो जॉब कर लो, वो जॉब नहीं करेगा, और आप लाख जॉब वाले को मोटिवेशन दे दो बिजनेस करने को, तो ये कभी भी बिजनेस नहीं करेगा। हमारे साथ कितने सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग करीबी दोस्त हैं, जानने वाले हैं। इन 20 सालों में मैं तकरीबन 10 साल अगर बोलूँ तो 10 सालों में इतने लोग आए होंगे, कहते हैं तौसीफ भाई ई-कॉमर्स सीखना है, आ जाओ यार, हम आपको पूरी जर्नी बना के दे देते हैं, आप ये ले लो ट्रेनिंग, थोड़ी देर हम आपके साथ बैठे, हम आपको समझ गए, ये ट्रेनिंग ले लो, ये ट्रेनिंग देख के वापस आओगे, आपको यहाँ पे करके ये करके फिट कर देंगे। मतलब आप तो बहुत करीबी हो, तो चलो हम आपकी एक सेटिंग बना देते हैं। सही है। नेक्स्ट टाइम वो बंदा कई महीने के बाद आएगा और बोलेगा हाँ यार आपके साथ बैठना है, फिर कई महीने के बाद आएगा, बोलेगा आपके साथ बैठना है, बट वो आएगा नहीं। तो बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट और जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। सही। अच्छा तौसीफ भाई, अमेज़ॉन बहुत सुनने को मिल रहा है हमें, तो एक लड़का है वो अमेज़ॉन में किस तरह आ सकता है, अमेज़ॉन की फील्ड में? अब देखा जाए ना तो अमेज़ॉन भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। सही है। आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें कि भाई किस में आना चाहते हो, कैसे आना चाहते हो। पहले क्या हुआ है कि हमने एक ही ट्रेनिंग ना सबको कराई है और बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग्स करवाई हैं, तो लोग जो है ना वो अब काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं कि जी फॉर एग्जांपल प्राइवेट लेबल बोला गया, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल करें, तो सब प्राइवेट लेबल पे लग गए। ठीक है। अब प्राइवेट लेबल हर कोई नहीं कर सकता, प्राइवेट लेबल एक लेगेसी है। प्राइवेट लेबल करना मीन्स कि आप एक नया ब्रांड बना रहे हैं, तो उसके सारे लवाजमात हैं, उसमें बहुत सारी हैफ्टी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हर बंदा नहीं कर सकता। तो माजी में ये हुआ है कि ना हमने हर बंदे को वो ट्रेनिंग दी है कि जी आप $5,000-10,000 लगाएं, जबकि वो USA के अंदर $5-10,000 में भी नहीं होता, लेकिन हमने उसको चढ़ा दिया उसके अंदर। अब अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। जैसे हमारे यहाँ पे दराज है, या बांग्लादेश में कोई होगा, या दुबई में डुबीज़ल है, या कनाडा में किकीजी था, क्रिगलिस्ट था, ये उससे भी कहीं ज़्यादा ये मार्केट प्लेस है। वो तो अभी कुछ मार्केट प्लेस में कन्वर्ट हुई हैं, कुछ उन्होंने पेमेंट गेटवेज ऐड ऑन किए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। मीन्स के कहा जाता है कि दुनिया का जो ट्रेड होता है उसमें अमेज़ॉन का एक बहुत बड़ा शेयर है, प्लस USA के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट अमेज़ॉन से बाइंग करती है। इवन लोगों के पास सर्च में और उसमें हर जगह हर वक्त जो है वो अमेज़ॉन खुला हुआ होता है, या eBay खुला हुआ होता है, या वॉलमार्ट खुला हुआ होता है, लोग वहाँ से परचेजिंग करते हैं। तो ये तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हो गई।
अब हमारा लड़का जो है वो कैसे इन हो सकता है, हमारा लड़का ऐसे इन हो सकता है कि अमेज़ॉन जो है वो सिर्फ यूएसए में नहीं है, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ठीक है, फिर यूरोप साइड पे आ जाएं तो इस तरह से जाएं तो यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सही है, ये हो गया। मिडिल ईस्ट आ जाए, फिर मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज़ में दुबई और के से सबसे बड़ी मार्केट है, फिर जापान है, फिर इंडिया है। इस तरह से छोटी छोटी मार्केट्स भी, फिर आगे छोटी मार्केट्स भी जैसे सिंगापुर है, ब्राज़ील है, इस तरह से चीज़ें 22 ममालिक के अंदर है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप पहले अपने आप को अपनी प्रोफाइल को देखें कि आप क्या कर सकते हैं। सही है। अब 5 बिजनेस मॉडल्स हैं जो है, हमने उनको 5 बिजनेस मॉडल्स में तोड़ा है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, अमेज़ॉन होलसेल। जो पहले होलसेल था अब वो अमेज़ॉन टेरिटरी अकाउंट्स हैं, अमेज़ॉन टेरिटरी अकाउंट्स। सही है। फिर इसके बाद आ जाता है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। फिर आ जाता है अमेज़ॉन FBM। अच्छा, FBM को लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि यार ये तो FB और FBM होता है। हमने इसको मॉडल को भी अलग किया है किसी वजह से। फिर आ जाता है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट मॉडल नहीं है, लेकिन हमने इसको कनेक्ट किया है। जब आप इस वीडियो को देखते हैं या इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं वाया वीडियो, तो आप अपनी डायरेक्शन, अपनी सिमत को तय कर लेते हैं कि मेरी डायरेक्शन, मेरी सिमत क्या होनी चाहिए। हम हर बंदे को नहीं जानते कि किसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या है, किसका पढ़ाई का लेवल क्या है, किसने कितना पढ़ा हुआ है, कौन उसकी पॉलिसीज़ को समझ सकता है, कौन जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि अमेज़ॉन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम नहीं समझ सकते, हम आपको नहीं जानते, ठीक है। अगर मैं एक ऑनलाइन ट्रेनिंग बना दूं और वो ऑनलाइन ट्रेनिंग बना के मैं सबको दे दूं, तो मुझे नहीं पता कि कौन किस घराने से, उसके अंदर क्या कैपेसिटी है उसको करने की। सही है। अब मैं किसी को अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल दे रहा हूं, तो हो सकता है वो प्राइवेट लेबल नहीं कर सकता हो, वो अमेज़ॉन टेरिटरी अकाउंट्स के लिए सही था। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग हम जैसे लोगों के लिए जो जिन कंट्रीज़ में नहीं है सेलर अकाउंट्स, उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। इन्हीं लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो रहे होते हैं। लेकिन वो जो वहाँ के रेजिडेंट हैं वो विद सर्टेन लिमिटेशंस कर सकते हैं। तो हम यहाँ से उसको कर रहे होते हैं, फिर हम उसमें किक्स एंड हैक्स लगा रहे होते हैं। फिर इसी तरह से FBM हमने मॉडल अलग किया उन लोगों के लिए जो इन 22 ममालिक के अंदर रहते हैं। पाकिस्तानीज़ हैं जो 22 ममालिक के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो ईजिली FBM कर सकते हैं अगर वो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड हैं या हमारे सप्लायर के सिस्टम से कनेक्टेड हैं या हमारी एजेंसी से कनेक्टेड हैं, तो वो 22 ममालिक के अंदर एज अ पैसिव इनकम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर वर्चुअल असिस्टेंट आ जाते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, लेकिन इनको ऐड करने का मकसद ये है कि वो तमाम बच्चे जो ये कहते हैं कि हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम करना चाहते हैं और हमारे पास नहीं है, तो इनको ऐड किया गया क्योंकि ये बहुत बड़ी वर्क फोर्स बन चुकी है पाकिस्तान की। अच्छा, बहुत बड़ी तादाद में लड़का तैयार खड़ा हुआ है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। बट अगेन यही हुआ कि वर्चुअल असिस्टेंट बन के जब मार्केट में गए तो इन्हीं की वजह से बहुत सारे क्लैशेस होना शुरू हो गए कि बच्चे इतने बड़े बिजनेस नहीं संभाल पा रहे थे, एथिक्स के मसले आ गए, मॉरल इश्यूज़ के मसले आ गए। फिर इस पे भी उन्होंने कोर्सेज बना डाले या उनको कोर्स का पार्ट बना डाला कि जी हम एथिक्स भी सिखाएंगे। आपने एक बहुत बड़ा बिजनेस एक बहुत छोटे से बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी दे दी। अब वो एक बच्चा एक बहुत बड़ा बिजनेस संभाल रहा है। अमेज़ॉन को लोग एक अकाउंट समझते हैं, बट वो एक बिजनेस है और वो बिजनेस छोटा भी हो सकता है और बिजनेस वो इतना बड़ा भी हो सकता है जितना कि शारा फैसल पे कोई एक बिल्डिंग में एक बिजनेस चल रहा हो, वो उतना बड़ा भी हो सकता है। लेकिन लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। आपके पास यूटोपिया की एग्जांपल है। यूटोपिया एक बहुत बड़ा सेलर है। अभी उन्होंने मेरा ख्याल है $500 मिलियन के ऊपर का बताया है कि हम इतने ऊपर चले गए। जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू उनका सुना था वो $300 मिलियन के करीब थे। एक कंपनी $300 मिलियन की सेल कर रही हो अमेज़ॉन के ऊपर, अगर खुदा ना खास्ता उसका ऑफिस कोई कराची में खुल जाए तो वो पूरी बिल्डिंग जितना ही होगा। ऐसा ही, सही है ना? बिल्कुल। तो वो इस लेवल की चीज़ है। क्या इतनी बड़ी लेवल की कंपनी आप क्या 2, 4, 6 बंदों से चलवा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं चलवा सकते। हमारे यहाँ बहुत सारे मिथ्स हैं। हमारे यहाँ तो एक छोटा सा ठेला होता है, तो ठेले पे भी एक छोटा लगा हुआ होता है। भले वो छोटा सा ही ठेला हो, बर्गर का ठेला हो, लेकिन छोटा उस पर साफ कर रहा होता है। मतलब उसमें भी एक उसको हेल्पर चाहिए।
सही है। आप अमेजोन के बड़े बड़े बिजनेस रन करवा रहे हैं और उसके पीछे टीम ही नहीं है। एक वर्चुअल असिस्टेंट खड़ा हुआ होता है जिस पे आप उसको फ़ोन करके जो है ना वो व्हाट्सएप करके उसको ये बोल रहे होते हैं मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे सही। जो छोटा इन्वेस्टर है वो भी इतना एजुकेटेड नहीं है, जो वर्चुअल असिस्टेंट था वो भी इतना एजुकेटेड नहीं है। ठीक है। तो दोनों प्रॉब्लम्स थी। तो हमने 5 बिजनेस मॉडल्स डिफाइन किए। जब बंदा इस वीडियो को खाली देखता है, जो कि बमुश्किल 1 घंटे की वीडियो है, बमुश्किल, वो अपना कैरियर बात चूज कर लेता है। सही है। ठीक है, कि मैं ये हूँ, मुझे जो है ना मैं इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, मेरा रास्ता ये है। वो जैसे ही चूज कर लेता है, अब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। पीएल की जर्नी सबसे बड़ी है, उसके बाद टेरिटरी अकाउंट्स बहुत छोटी जर्नी हो जाती है। फिर आपके पास एफबीएम पैसिव इनकम, जो कि लोग बाहर हैं पाकिस्तानी और वो सुबह कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई टैक्सी चला रहा है, शाम में वो आते हैं और वो सोचते हैं कि जी हमारे पास और दूसरी इनकम होनी चाहिए, हम आए यहाँ पे कमाने के लिए। सही है। तो मैं छोटा मोटा बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, ये उनके लिए मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग बहुत सिलेक्टेड लोग जो कि वहाँ पे रहते हैं वही लोग कर सकते हैं। ये ड्रॉप Ideally. शिपिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ड्रॉप शिपिंग बहुत पॉपुलर मॉडल है। अमेजोन में हो, चाहे ईबे में हो, चाहे कहीं पे भी हो। सही है। ड्रॉप शिपिंग क्या है कि एक कस्टमर ने एक वेबसाइट से जाके ऑर्डर किया है। सही है। ठीक है, लेट्स से कस्टमर ने ऑर्डर किया है amazon.com से। ठीक है। आप क्या करते हैं, आपको ये पता है कि वो जो चीज़ है वो वॉलमार्ट पे बहुत सस्ती मिल रही है और अमेज़ॉन पे बहुत महंगी मिल रही है। तो आप क्या करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से जाके ख़ुद परचेज़ करते हैं वॉलमार्ट से ऑनलाइन। सही है। और उसको ड्रॉप शिप करवा देते हैं अमेज़ॉन के कस्टमर को। जब अमेज़ॉन के कस्टमर को वो पार्सल मिलता है घर पे, तो जब वो खोलता है तो पता लगता है कि वो वॉलमार्ट की पैकिंग में आया हुआ है। अमेज़ॉन इसको नापसंदीदा कहता है। इस वजह से वो कहता है कि मेरा कस्टमर ख़राब हो रहा है, क्योंकि कस्टमर के पास भी जब पैकिंग आई है तो ऑब्वियसली वो जाके देखेगा कि अच्छा वॉलमार्ट पे भी था, मुझे नहीं पता। वॉलमार्ट पे देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि वहाँ पे सस्ता था। तो लोग कस्टमर्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं अमेज़ॉन को कि मैंने तो यहाँ से ऑर्डर किया था, मुझे वॉलमार्ट से क्यों आया है। तो अमेज़ॉन ने उस पर पॉलिसी सख्त कर दी। अच्छा। अमेज़ॉन ने ये बोला कि भाई आप जो भी करो, कस्टमर को नहीं पता लगना चाहिए था, तो आप पैकिंग चेंज करो। अब पाकिस्तान से बैठ के जो बंदा उस बंदे का अकाउंट चला रहा है वो पैकिंग चेंज नहीं करवा सकता। ऐसा ही है। आपको बीच में कोई बंदा चाहिए, या तो 3PL ये होता है कि आप फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं जो कि सेल्स, सर्विस और बाकी चीज़ें आपकी देख रहे होते हैं। आप उसको पहुंचवाते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इसका रैपर उतार दो, दूसरा खाली सादा रैपर चढ़ा दो, सादा रैपर चढ़ा के उस पर लेबल लगा के फिर अमेज़ॉन के कस्टमर को भेज दो। तो ये 3PL की सर्विस कहलाती है। सही सही। ठीक हो गया। इसके अलावा या वो बंदा अगर खुद ही रहता हो वहाँ पे, तो ऑपरेशंस और अच्छे और स्मूथ हो जाते हैं कि वो अपनी पैकिंग भी बनवा के रख सकता है। वो वॉलमार्ट से ख़रीद के रख ले अपने गैराज के अंदर, जब आए तो वहाँ से पैक करके भेज दे। जब ऑर्डर ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो पैक करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेज दे। तो इसलिए वो बेहतर है, वो कर सकते हैं। अगेन रिस्क फैक्टर फिर भी रहता है, उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा अगर ऑर्डर्स हैं, आपने कहीं से ऑर्डर किया, आपके पास लेट पहुंचा, तो हर जगह एक टाइमलाइन चल रही होती है। अगर आपके पास देर से पहुंचा और आपने देर से पहुंचवाया तो आपका अकाउंट जो है ना वो उसकी हेल्थ ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इश्यूज़ रहते हैं। बट क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो माशाल्लाह हमने उसके भी हैक्स निकाले हुए। हमारे पास हर चीज़ का हैक होता है। ऐसा ही है, तो हमने उसके भी हैक्स निकाले हुए। जितने आप हैक्स निकालते जाते हैं आप उतना रिस्क इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे चीज़ें प्रॉब्लम में जा सकती हैं और जाती हैं। इसी वजह से ये ऑपरेशन वाइज नापसंदीदा मॉडल है इस हवाले से। अच्छा, अमेज़ॉन पे अकाउंट सस्पेंड होता है, ठीक है, उसकी क्या वजह? अच्छा, उसकी वजह बेतहाशा है। अगर आप अकाउंट हेल्थ के अंदर जाएंगे ना तो उसके सारे रीजंस दिए हुए होते हैं। 3 किस्म के पैनल्स बने हुए होते हैं। उन तीनों पैनल्स के अंदर सिर्फ यही लिखे होते हैं कि कौन कौन से इश्यूज आएंगे तो मैं इसको किस कैटेगरी में लूँगा। ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन अकाउंट सस्पेंड हो जाए। ठीक है। पहले वार्निंग्स भी आती हैं कभी कभार, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सबसे बड़ी वायलेशन है। ठीक है। कि जी आपने किसी का ब्रांड था, आपने उसकी फेक कॉपी बनवाई और आपने फेक कॉपी बिल्कुल वैसी बनवाई और आपने चला दी।
तो जब वो कस्टमर के पास गया, अगर उसने बोला कि भाई ये मुझे वैसा नहीं मिला, ये मुझे फेक लग रहा है, अगर उसने सिर्फ रिपोर्ट करना है, एक रिपोर्ट का बटन आ रहा होता है, उसने सिर्फ रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट इनऑथेंटिक, तो वो अमेज़ॉन पे क्लिक फ्लैग हो जाएगा कि भाई ये इनऑथेंटिक प्रोडक्ट गई है, भले अब वो प्रोडक्ट सही हो ना हो। तो अच्छा। उसकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही हो। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सेक्शन 3 बहुत ज़्यादा आता है, और इस सेक्शन 3 की बहुत लंबी लिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, सबको ज़्यादातर आती हैं तो सेक्शन 3 आता है, तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। इस तरह से बहुत क्या है सेक्शन? बहुत सारी चीज़ें। एक अगर पॉइंट बताए सर। सेक्शन 3 में अभी तो मेरे जहन में नहीं है, ठीक है, बट मैं इसको इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, ये बताएं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होती है, सही है, और इससे पैसे किस तरह कमा सकते हैं? ठीक है, अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू वर्चुअल असिस्टेंट तो अब सारी चीज़ों में होते हैं ना, ठीक है, जैसे अमेज़ॉन, ईबे, वॉलमार्ट, एटसी, हर चीज़ में जहाँ पे भी आपको वो कह लो एक असिस्टेंट चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए जो कि आपके बिजनेस को चलाए, सही है, तो आपको वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। ऑब्वियसली जब बिजनेस बड़ा होता चला जाता है तो एक ही बंदा सारा का सारा बिजनेस नहीं चला सकता, तो आपको रिमोटली लोग हायर करने होते हैं, तो उसको सही एक टर्म है। दी गई है वर्चुअल असिस्टेंट, कि वो वर्चुअली बैठ के कहीं से भी हमें असिस्ट कर रहा है। ठीक हो सही गया। है, ठीक है। अब बात आ गई कि वो पैसे कैसे कमा सकता है। वो पैसे ऐसे कमा सकता है कि ये बहुत ब्रॉडर टर्म है। फॉर एग्जांपल कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म की स्किल को हासिल कर ले। फॉर एग्जांपल उसने इट्सी की स्किल को हासिल कर लिया या अमेज़ॉन की स्किल को हासिल कर लिया, उसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, हाँ, कि फॉर एग्जांपल वो कहता है मैं सोर्सिंग में स्पेशलिस्ट हूँ, मैं पीपीसी में स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, तो उसके अंदर भी पे कैटेगरीज हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट एज अ होल भी सर्विस दे सकता है, ठीक है, और वर्चुअल असिस्टेंट एज अ डिपार्टमेंट वाइज भी सर्विसेज दे सकता है कि मैं आपको पीपीसी की सर्विस दूंगा या मैं ये दूंगा। तो वर्चुअल असिस्टेंट का जो हमने मॉडल प्रपोज किया वो ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट की यूजली 3 लोगों के साथ जो है ना वो 3 इनकम स्ट्रीम्स निकलती हैं। एक इनकम स्ट्रीम तो ब्रांड के साथ है कि फॉर एग्जांपल उसकी लॉयल्टी अगर ब्रांड के साथ है तो वो ब्रांड को बेच सकता है, सही है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमाएगा। ठीक है, दूसरी उसकी जो लॉयल्टी होनी चाहिए वो होनी चाहिए अपने क्लाइंट के साथ, कि वो क्लाइंट को ये बोले कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाऊंगा, आपको सोर्सिंग में मदद करवाऊंगा, आपके अकाउंट को चलाने में मदद करूंगा, अमेज़ॉन के अकाउंट चलाने में मदद करूंगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई, एक क्लाइंट साइड पे हो गई, एक आपकी ब्रांड साइड पे हो गई। ठीक है, तीसरा हो गया कि वो खुद फ्रीलांसिंग के तौर पे चीज़ें देना शुरू कर दे, या अपना अकाउंट बना के और उसमें जो है ना अपना बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता रन करना शुरू कर दे। तो तीसरी इनकम स्ट्रीम उसकी ये निकल सकती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि आप शुरू में स्टार्ट कर लें, थोड़े से जैसे पैसे आपके पास आना शुरू हो जाएं तो आप अपना अकाउंट बना के मैच्योर करके फिर आप उसमें अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 उसकी इनकम स्ट्रीम्स निकलती हैं। अच्छा, आपका भी दराज में काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए दराज में? क्योंकि अभी जो सिचुएशन है दराज की तो बिल्कुल आउट चल रही है, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए पहले? अच्छा, शुरू में हमने दराज पे अपना काम स्टार्ट किया था। अच्छा, दराज को मैं इसलिए भी ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ कि मैं जिस इलाके से आया हूँ, सही है, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टील टाउन में बहुत, गुलशन हदीद के इलाके में बहुत अच्छे चीते लड़के जिन्होंने एक वक्त में दराज की सारी कैटेगरीज को उठाया। अच्छा, मतलब जितने टी शर्ट्स का कारोबार था उस ज़माने में वो इन लड़कों के पास था। मतलब यहाँ से सबसे ज़्यादा बिजनेस हुआ करता था। फिर ज्वेलरी के अंदर जो था उसके अंदर एक लड़का था, उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी। ये उस वक्त का दौर है जब आपको याद होगा कि अक्सर हम वो मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करते थे तो उसमें ईंटें रखी हुई आ जाती थी, ऐसा ही है, और आप कुछ ऑर्डर करते थे और कुछ और आ जाता था, जब अली बाबा ने टेक ओवर भी नहीं किया था इसको। सही, तो ये उस ज़माने की बात है। तो खैर वहाँ बहुत लोगों ने काम किया इसके ऊपर, और
अच्छे खासी जो है ना लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होती थी, 50-50 लोग बैठाए हुए हैं और वो लड़के काम कर रहे होते थे और ऑर्डर्स ले रहे होते, तो फेसबुक भी अच्छा चलता था कि आपने डील्स बनाई हुई होती थी और लोग उस पर काम करते थे। तो उस ज़माने में हमने थोड़ा काम किया, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो एक सिस्टम उस टाइम पे हम इंटर हो रहे थे, तो सिस्टम समझना था, सिस्टम समझ में आ गया था, बट हम नहीं कर सके। बल्कि हमने किया भी, काफ़ी चीज़ें हमने उस टाइम पे की भी, बट हमें ये सिस्टम समझ में आ गया था कि जो इन्वेस्टर्स थे वो हमसे बहुत अच्छे लेवल का काम कर रहे थे, हमें ये बात समझ में आ गई थी। तो खैर ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अली बाबा ने जब इसको टेक ओवर किया, तो क्योंकि मेरा शुरू से ही एक्सपीरियंस अली बाबा के साथ रहा है, अच्छा, तो मुझे ये बात समझ में आई कि अब ये प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर हो जाएगा, और वाकई बहुत बेहतर हो गया। इसमें रिफंड और रिटर्न के सिस्टम्स बहुत अच्छे हो गए, फिर इसके अंदर रेटिंग्स के सिस्टम बहुत अच्छे हो गए, तो ये सिस्टम एक बहुत अपग्रेड हो गया चीज़ें अली बाबा पे। हाँ, और इसका डैशबोर्ड, इसकी चीज़ें, सारी चीज़ें चेंज हो गई। इसमें मार्केटिंग के सिस्टम्स इन हो गए, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। उसके बाद फिर हमने दोबारा इसके अंदर स्टोर बनाया, बट दराज के अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि इसमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की जो है वो इतनी ज़्यादा खपत नहीं है। मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी लाइफ बहुत कम है। जैसे ही आप दराज पे नहीं चलते, आप दराज पे जैसे ही उसको लगाओगे, आप बड़ी मुश्किल से प्रोडक्ट हंटिंग करोगे, गैप्स निकालोगे, और जैसे ही आप प्रोडक्ट लगाते हो तो फ़ौरन से कंपटीशन के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे लोग दराज पे हंटिंग कर रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं और आपकी जो है ना वो प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है और आपका प्रॉफिट डाइल्यूट हो जाता है, पता भी नहीं लगता। और फिर सारी गेम आती है कि किसने अच्छी सोर्सिंग की हुई है, किसने उतारा है, ये सारी। तो ये काम भी तकरीबन 2018-19 में ख़त्म हो ही चुका था, 20 में। सही। हमें ये चीज़ें सब समझ में आ रही थी, नज़र आ रही थी। इवन बहुत बड़े बड़े जो हमारे कुलीग्स हैं जो दराज पे बहुत करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए थे, उन लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता करके उसको क्विट किया। तो इस तरह से चीज़ें हुई। तो हमें इस चीज़ें समझ में आ रही होती है मार्केट में रहते हुए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। सही है। इसके बाद फिर एक और फेज़ आया कि जब इन्होंने दराज मॉल स्टार्ट कर दिया कि दराज मॉल होगा, ये होगा। फिर एक ट्रेंड बना कि क्यों सिस्टम्स अपडेट हो रहे होते हैं, क्यों सिस्टम्स आ रहे होते हैं। उनको पता होता है कि सेलर्स एक जगह पे आके फंस गए, तो फिर नई अपडेट लाई जाती है। अब नई अपडेट आई कि दराज मॉल बनेंगे, अब हम सप्लायर्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेंगे, ये होगा, वो होगा। वो मामला चल पड़ा। उसमें यह है कि हमारा कंपटीशन फिर मल्टीनेशनल कंपनी से होना शुरू हो गया कि उनके शैम्पूज़ हैं, उनके साबुन हैं, उनकी सारी चीज़ें, उनकी ब्रांडिंग का लेवल अलग है, उनके एक डेडिकेटेड स्टोर्स अलग कर दिए गए हैं, तो वो एक अलग लेवल स्टार्ट हो गया। तो वो एक फेज़ स्टार्ट हो गया। अब जो फेज़ आया है वो फेज़ आया है नीश बेस स्टोर्स, मतलब पूरी नीश के स्टोर्स बनाए जाते हैं। अच्छा, आप नीश को एक्सप्लेन करेंगे किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि लेट्स से कि आपने पूरे के पूरे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका स्टोर बना दिया कि यूजुअली ऐसी स्पेसिफिक शॉप्स कि जिसके ऊपर जो है ना यूजुअली लोगों को इजीली चीज़ें मिलती नहीं है, तो आपने उसका पूरा का पूरा स्टोर बना डाला। ठीक है, आप कोई रंगों का काम करते हैं, रंगने का काम करते हैं, तो आपने सारे रंगों का स्टोर बना डाला। सारे किस्म के रंग मिलते हैं, मीका कलर मिलते हैं, रंगने वाले कलर मिलते हैं, उसमें कलर्स ही कलर्स हैं। तो अब वो वाला दौर आ गया है। उसके अंदर भी अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे शुरू में जो लोग थे, जिन लोगों ने ये स्टोर्स बनाए, उन्होंने 50,000 प्लस फॉलोअर्स पकड़े, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब उसमें भी बाकी लोग एक्टिवेट हो रहे हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं। मतलब उसमें भी 4-5 स्टोर्स अभी तक उसी तरह के बन गए, यानी कि कंपटीशन जो है वो बढ़ गया। अब ऑब्वियसली बात है, जब इसमें भी कंपटीशन बढ़ना शुरू होगा तो ऑब्वियसली ये मार्केट भी श्रिंक हो जाएगी। तो बहुत वोलेटाइल किस्म की मार्केट है और यही इसकी चीज़ है। अब इसमें से लोग बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ निकाल लेते हैं, वो कुछ अरसा चलती है, उसके बाद फिर वो चीज़ डाइल्यूट हो जाती है और वो उसका प्रोडक्ट साइकिल है, उसने डाइल्यूट होना ही है। आपने क्या चैलेंजेस फेस किए इस पे दराज पे? आपकी भी काफ़ी जर्नी है इस पे दराज पे। यही सारे चैलेंजेस जो मैं बता रहा हूँ ना, यही सारे चैलेंजेस हमने फेस किए। हमने पहले स्टोर बनाए, स्टोर बना के चलाए। मैं लकीली इसलिए सेफ रहा कि मेरे अपने ब्रांड्स थे। मैं लोगों को ब्रांड्स बना के भी देता हूँ, मैं अपने भी ब्रांड्स चलाता हूँ। तो मेरे क्योंकि ब्रांड्स थे, मेरे अपने ब्रांडेड स्टोर्स थे, प्लस मेरे अपने ट्रेडमार्क्स हुए हुए थे, तो मैं हमेशा स्टडी के तौर पे तो देखता रहा चीज़ें। लेकिन मैं इसलिए सेफ रहा कि मैं अपने ब्रांड को ही लेके चलता रहा। मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में भी घुसा तो ये वाली केस स्टडी मिली। मैं अगर दूसरी चीज़ों में गया तो मुझे यही सारी केस स्टडी मिली। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स
जब ट्रेंडिंग होती है तो चलती है, लेकिन जब वो प्राइस वॉर में या कंपटीशन के अंदर आती है फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो हम ब्रांड्स लेके चलते रहे तो इसलिए सेफ रहे, लेकिन बहुत हेफ्टी सेल्स नहीं होती सही है। अनलेस एंड अनटिल कि आप उस लेवल की मार्केटिंग ना कर रहे हो तो हेफ्टी सेल्स नहीं होती। और आज के दौर में मार्केटिंग इज़ मस्ट। ऐसा ही है। पहले भी होती थी, लेकिन हम पहले रैंकिंग को बहुत ज़्यादा फोकियत देते थे कि बस कीवर्ड्स पर रैंक हो जाएगी तो सेल आती रहेगी। उस वक्त भी हम मार्केटिंग किया करते थे, लेकिन आज तो मार्केटिंग मस्ट है। आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, इवन मैं आपको अमेज़ॉन का बोलूं, ईबे का बोलूं, वॉलमार्ट का बोलूं, इवन शॉपिफाई पे तो होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इवन टिकटॉक पे भी हैं, तो लोग इसको भी मिसलाइड करते हैं कि जी बस आप ये लगाएं तो ये कर लें तो ये कर लें तो सेल ही सेल, सेल ही सेल। ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। इवन अमेज़ॉन के ऊपर भी, चाहे आप पीएल कर रहे हो, चाहे आप होलसेल कर रहे हो, चाहे आप टेरिटरी अकाउंट्स के अंदर हो, मार्केटिंग इज़ मस्ट। आपको मार्केटिंग चैनल ज़रूर सीखना है। और मार्केटिंग चैनल अब बहुत आसान भी हो गए। सही है। पहले की तरह नहीं है। इन लोगों ने भी अपने सिस्टम्स बहुत अपडेट किए हैं और बहुत आसान किए हैं लोगों के लिए कि आम लोग भी उसको अपने तौर पे चला सकें और रन कर सकें। अच्छा, एआई का दौर आ गया, ठीक है, चैट जीपीटी, एआई, तो उसने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है ऐसे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म? बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। मेरे पास ऑलमोस्ट एक बड़ी टीम थी, प्लस रिमोट की लोगों की बहुत बड़ी टीम थी। मैं अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ, तो जब मैं प्रोजेक्ट्स उठाता था, मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट लिस्टेड है, मेरे पास सबकी रिमोट टीम थी। सही है। सबकी रिमोट टीम थी कि मुझे पता है कि कॉपी राइटिंग किससे करानी है, इमेज क्रिएशन किससे करानी है, EBC किससे बनवाना है, जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, हमने वेबसाइट किससे बनवानी है, इवन आप यू नेम इट एंड वी हैव इट, वो वाली कहानी थी। क्योंकि हमने नेटवर्किंग की है, उस लेवल पे चीज़ें बनाई हैं, अच्छे कमीशंस लोगों को देते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है कि हम जो हमारी वेबसाइट पे चीज़ें लिस्टेड हैं तो हमारे पास का ना हो। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे ही AI आया है, सिर्फ चैट जीपीटी आया था, तो हमारी 30% टीम की ज़रूरत ही नहीं थी। 30% टीम फारिग हो गई। अच्छा। उसके बाद इस वक्त याद है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 80% टीम फारिग हो चुकी है। हमें 80% टीम की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास टीम में सिर्फ वो लोग हैं जो कि चीज़ों को सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। जब चीज़ें आ जाती हैं तो हमें पता है AI के कौन से टूल्स काम करते हैं, उसको कहाँ पे कैसे बनाना है, क्या करना है। और जो इस वक्त टीम है, उनमें से भी 50% टीम वो है जो कि सिर्फ AI के टूल्स को स्टडी करने में, रिसर्च करने में और उसको डेवलप करने में कि कौन से टूल से क्या काम होता है और हम उसको अपने काम में कैसे ले सकते हैं, बस वो करती है। अच्छा। बस, तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है। अगर दुनिया में जो बड़े मार्केट लीडर्स हैं, उन्होंने कहा था कि ये रिप्लेस कर देगा जॉब्स को आने वाले वक्तों में, तो वो हमने होते हुए देखा है, हमने खुद किया है। अच्छा। हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है अपनी कंपनी के अंदर। तो ये इतनी ही बड़ी चीज़ है, इसका इतना ही बड़ा इम्पैक्ट है। प्लस एफिशिएंसी जो काम की है, जो कमिटमेंट है क्लाइंट्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सही। पहले आप कमिट कर रहे हैं और बंदों से काम करा रहे हैं तो, और रिमोटली काम करा रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस मामलात हैं उनको देखना है। ऐसा ही। फिर आपने आगे डेडलाइंस या तो कवर कर जाते हैं या कवर नहीं कर पाते, तो फिर आप उनसे एक्सक्यूजेस कर रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि हमें पता है कि अगर काम इतना ही है तो आपने कौन से AI टूल से गुजारना है, क्या करना है, किस लेवल की चीज़ बना के देनी है। और लेवल भी बहुत अपडेट हो गया चीज़ों का, बहुत अपडेट हो गया। इवन अब जो है ना, अब असल जो स्किल है, जो साइंस है, जो आपने समझनी है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से आती है, अगेन उसके लिए पढ़ना है, क्योंकि उसको लिखने के लिए भी आपको कम से कम इतनी इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए कि आप प्रॉम्प्ट लिख सकें, उसको ट्रेन कर सकें और उससे काम करा सकें। तो अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबसे बड़ी स्किल है। अब तो रोमन उर्दू भी चैट जीपीटी यूज, मतलब उसमें हो सकती है बात, और इंग्लिश लाजमी नहीं है कि इंग्लिश आए आपको,
इसमें आप उर्दू में, रोमन उर्दू में भी बात कर सकते हैं। इत्तेफाक से अभी 2-3 दिन पहले ही हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो मैं बड़ी अच्छी आपको एक चीज़ बताना चाहूँ। अगर हम चैट जीपीटी को या एआई टूल्स को लिखते हैं ना, तो रोमन उर्दू या उर्दू, बहुत सारी जगहों पे उर्दू अभी तक एआई ने पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना शुरू नहीं की। अच्छा। इनको हम बोलते हैं हिंग्लिश। हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंग्लिश, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो ये उर्दू में ही ला के देता है। अच्छा। हाँ, ये उर्दू में ही ला के देता है। अब ये इसको हैक कह लें या जिन्होंने कोडिंग करी है या जिन्होंने इसको ट्रेन किया है उसका मामला कह लें, आप अगर उर्दू लिखेंगे तो उर्दू ही ला के दे रहा है। और वो उर्दू बहुत सलीस उर्दू होती है। हाँ, बहुत गाढ़ी लुगत से भरी हुई उर्दू होती है। बिल्कुल है। आप अगर उससे कोई स्क्रिप्ट भी लिखवाएंगे तो जो हमारी अब बोलने वाली है उर्दू, उसमें और उसकी उर्दू में बड़ा फ़र्क है। बहुत सलीस उर्दू में बताएगा आपको, ठीक है। कभी उसमें लखनऊ टच आएगा, कभी उसमें जो है ना अजमेरी टच आएगा, मतलब कुछ अलग ही किस्म की लगेगी कि यार ये बोलने वाली नहीं लग रही। तो वो, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो वो बिल्कुल वैसी लगेगी जैसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये ट्राई नहीं किया था मैंने। हाँ, ये आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग असल में जब किसी चीज़ में लगते हैं, प्रोजेक्ट में लगते हैं, तो उसमें बहुत इन डेप्थ जाके हमने उसमें से चीज़ करके निकालनी होती है ताकि वो हमारे काम आ सके। सही। मैंने इसलिए बोला कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ना, वो अब नेक्स्ट लेवल की जो है ना अब वो चीज़ है। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास रिमोट काम आए जो हमने लोगों से करवाए कि क्योंकि वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही नहीं जान पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख देते हैं कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके, वो एक चीज़ जनरेट कर देता है। ऐसा ही है। फिर आप क्लाइंट को कन्वेंस करने में लग जाते हैं या हमें कन्वेंस करने में लग जाते हैं कि तौसीफ भाई यही बन सकता था, बस आप यही चला दो, यही बन सकता था, अब ये कर रहे हैं तो ऐसा है। क्योंकि एआई टूल्स को चलाना भी एक आर्ट है। ऐसा नहीं है कि आप उसको जो करवाना चाह रहे हैं वो सब करवा लें, ऐसा नहीं है। हर एआई टूल ने, क्योंकि बहुत सारे एआई टूल हैं, बहुत सारे, हर एआई टूल ने किसी स्पेसिफिक हद तक की टेम्पलेट्स बनाए और वो रखे हुए। उसके पीछे भी प्रॉम्प्ट है, लेकिन वो आपको प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि ऑडियंस पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो आपको एक टेम्पलेट बना के दे देता है। लेट्स से आपने आजकल देखे होंगे सीजीआई एड्स। सीजीआई एड्स क्या है कि जी वो कोक का कैन है, ऐसे घूम रहा है, तो वो कह रहा है कि जी आप भी कैन अपना डाल दोगे तो वो ऐसे घूमता हुआ आएगा, एक सीजीआई ऐड है। एक जूता लटका हुआ है, वो ऐसे बिल्डिंग से निकल कर आएगा, जूता लटका हुआ है। तो ये सीजीआई एड्स जो हैं वो आप प्रॉम्प्ट से इंजीनियरिंग से कर सकते थे, लेकिन क्योंकि लोग प्रॉम्प्ट नहीं जानते तो उन्होंने टेम्पलेट बना के डाल दिया। उसके पीछे भी एक बड़ा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। ये इस पर काम हो रहा है, मतलब मैंने भी ऐड देखे हैं वो। मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए 3D कोई आपको टूल आने चाहिए, तो ये लाजमी टूल आने चाहिए या फिर एआई के थ्रू हो जाता है प्रॉम्प्ट? ये असल में एआई के टेम्पलेट्स हैं, सीजीआई के एआई टेम्पलेट्स हैं, और ये बहुत सारे अलग अलग टूल्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं। जब आप उन टूल्स के अंदर जाते हैं, उनका पैकेज होता है, उनकी सब्सक्रिप्शन होती है, वो आप लें, उस टूल को इस्तेमाल करें, उसके बाद वो टूल किसी काम का नहीं होता। अच्छा, ये सारे पेड है? हाँ, ये पेड होते हैं टूल्स, यूजुअली ये सारे पेड होते हैं। अब उसमें भी पाकिस्तानियों ने कोई हैक्स निकाल ली है, तो वो भी आपको मिल जाते हैं, बनस्बत ये कि बहुत महंगे होते हैं। $19 का है तो वो आपको कोई पाकिस्तानी भाई आपको $999 में दिलवा रहा होगा, या $200 में दिलवा रहा होगा, या $500 में दिलवा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो मिल जाती हैं। अब ये लोग कैसे करते हैं, इनका टैलेंट है भाई, हमें नहीं पता, हमें नहीं समझ में आती इनकी चीज़ें। अभी कौन सा हम टूल यूज़ कर रहे थे मेरे जहन में नहीं है। अभी हम कोई एआई का वीडियो जनरेशन के टूल्स पे काम कर रहे थे, तो यू वॉन्ट इमेजिन कि वो अच्छे खासे डॉलर्स के हैं। $50 पर मंथ पे भी है, $100 पे भी है। वीडियो के लिए तो फ्री भी है टूल। मैं गूगल के टूल्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा। तो $150 पर मंथ पे भी है। तो वो माशाल्लाह हमारे किसी पाकिस्तानी भाई ने हमें कोई 2,500 पे दे दिया पूरे साल का, $2,500 पे दे दिया पूरे साल का। और उसने कहा जी आप यूज़ करें, ये हर महीने चलेगा, आपको ना चले तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। वो KPK में कोई भाई है, उसने हमें दे दिया। तो क्या क्या करके दिया हमें नहीं पता, बट ये है कि चल रहा है आपका, चल रहा है।
हमने उससे कल परसों ये एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाई है, एआई की वीडियो बनाई है। ऐसे एआई वीडियोस क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है या फिर इशू क्रिएट करता है, क्योंकि इतनी परफेक्शन नहीं आई है एआई इस में। वक्त जो एआई वीडियोस हैं वो बहुत ट्रेंडिंग में। इवन मैं आपको बताऊं, मेरे इलाके के अंदर 2 से 3 बड़े ऑफिसेस खुले हुए हैं और वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, अप्रॉक्सीमेटली कोई 40 बंदे उनके पास वीडियो एडिटर्स बैठे हुए हैं, अच्छा, एंड दे आर जस्ट डूइंग। और वो बहुत कम उम्र बच्चा है जो ये चला रहा है, और वो बहुत प्रोफेशनली नहीं चला रहा, बट वो बहुत अच्छा चला रहा है। वो 40 बच्चे भी जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं, इंटर मैट्रिक के बच्चे हैं। वही जो सारे सबके मसले हैं, किसी का पेपर रुका हुआ है, किसी की सप्ली आई हुई है, किसी का कोई आया हुआ है, और वो बेचारे बच्चे चला रहे हैं। और उनके पास अमेरिकन क्लाइंट्स है, वो उन्हीं की वीडियोस को एडिट करते हैं और वो देते हैं, और दे आर डूइंग वेरी ग्रेट। तो जैसे अब मुझे भी फ्रीलांस करना है, तो कहाँ से क्लाइंट हंट करें, कहाँ से क्लाइंट को हम अपने पास अपनी सर्विसेज दें, कहाँ से क्लाइंट लें? अच्छा, फ्रीलांसिंग का जो क्लाइंट है ये सबसे आसान है। अब लोगों ने इसके भी कोर्सेज निकाल दिए, ठीक है ना, हर किसी का कोर्स आ जाता है। सबसे आसान चीज़ ये है, आप पहले कोई स्किल सीख लें, सही है, कोई भी स्किल सीख लें, ठीक है। उसके बाद आप जाके ग्रुप्स बने हुए, फेसबुक पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं, हज़ारों के लाखों के ग्रुप्स बने हुए हैं, लाखों मेंबर्स हैं उसमें, 10-10 हज़ार मेंबर्स हैं, 50-50 हज़ार मेंबर्स हैं। लेकिन वो फेक नहीं होते ज़्यादातर? नहीं, ग्रुप्स बने हुए हैं, नॉर्मल ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं। आप जाएंगे, लेट से हर बंदा कोई एआई सीखने आया हुआ है तो उसका ग्रुप बना हुआ है, वीडियो क्रिएशन का ग्रुप अब बहुत बड़े बड़े बनना शुरू हो गए हैं, अमेजोन के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं। आप वहाँ जाएँ, वहाँ पे आप एक छोटी सी पोस्ट डाल दें कि जी मेरी ये स्किल है और मैं ये आपको सर्विसेज दे सकता हूँ, मुझे काम चाहिए, प्लीज़ आप मुझे काम दे दें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तो हमने ऐसा किया हुआ है और कोई काम हम नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उनको ट्रायल ऑफर कर दें। जब आप एज अ एम्प्लॉय लगते हैं ना कहीं पे भी, तो आप पहले काम करते हैं, सैलरी आपको महीने के एंड में मिलती है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम आई कि हमने सर्विस के नाम पे पहले ही पैसे पकड़ना शुरू कर दिए कि हम सर्विस दे रहे हैं, तो आप हमें जो है ना वो पैसे पहले दे दें, फिर हम आपको सर्विस दिखाएंगे, सर्विस का जलवा कि हमारी सर्विस कैसी है। ऐसा ही है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जब बंदे ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी, अब बंदा फंसा हुआ है, आप नहीं फंसे हुए, सही। तो फिर प्लेटफॉर्म्स आ गए कि जी आप अपवर्क पे काम देंगे, अब लोगों को फाइवर पे काम देंगे, freelancer.com पे आप काम देंगे। वो क्यों काम देंगे कि भाई आपके पैसे होल्ड हो जाएंगे एक जगह पे, और जब आपके पैसे होल्ड हो जाएंगे तो फिर देखा जाएगा कि अगर कोई इशू आता है तो एक प्लेटफॉर्म बीच में आ गया, ठीक है। अब बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि आप उसको बोलें कि सर मैं आपको 1 हफ्ता ट्रायल देने के लिए तैयार हूँ, 15 दिन ट्रायल देने के लिए तैयार हूँ, महीना ट्रायल देने के लिए तैयार हूँ। कोशिश करें कि कुछ कंट्रीब्यूशन डाल दें उसके काम में। आप अमेजोन एक्सपर्ट हैं, आप पीपीसी एक्सपर्ट हैं, आप अकाउंट ले लें, आप कोई कुछ ऐसा कुछ करके दिखा दें जिस चीज़ की भी आप सर्विस दे रहे हैं कि वो बोले कि भाई ये बंदा मेरे काम का है। बस 10 में से कम 7 बंदे ज़रूर ऐसे निकलते हैं जो आपको ढूंढ रहे होते हैं। आपकी सर्विस अच्छी है, आपकी सर्विस की क्वालिटी है, आपकी प्राइस अच्छी है, आपको काम मिल जाएगा, आप काम पे लगे रहेंगे, कोई इशू नहीं है। मेरे बहुत सारे कुलीग्स ऐसे हैं जिनको मैंने देखा कि उनको लॉन्चेस नहीं आती थी, हमने उनको लॉन्चेस में हेल्प करी, अमेज़ॉन के लॉन्चेस में हेल्प करी, उनको काम नहीं आता था, बट हमने जब उनको लॉन्च करा दिया तो वो आगे जाके उन लोगों के साथ पार्टनर्स बन गए। सही। उन्होंने अपनी लॉन्चेस के अंदर उनको पार्टनर्स रख लिया कि यार कभी ऐसा हुआ ही नहीं चीज़ें कि हमारी चीज़ें इतनी अच्छी चल जाए या हमारी लॉन्चेस इतनी अच्छी चल जाए। तो एक आध क्लाइंट का तो मैं आपसे जिक्र करूं कि एक यूके का क्लाइंट था, वो लॉन्चेस करता रहता था, मतलब वो प्रॉपर्टी में भी काफ़ी डील करता था, तो वो उसकी कुछ 60-70 प्रोडक्ट्स में लॉन्च करना आसान काम नहीं होता। जब हमने उसको
असिस्ट किया और हमने उसको चीज़ें चलाई और हमने उसको जब एक बहुत बड़े कंपैटिटर के, यूके के बहुत बड़े कंपैटिटर के अगेंस्ट रैंक करके दिया, तो वो बहुत गर्विदा हो गया इस बात को लेके। तो स्किल मैटर करती है, आप स्किल दिखाएं और फिर एक नॉमिनल प्राइस चार्ज कर लें। और नॉमिनल प्राइस जो होती है वो $300 भी हो सकती है, $500 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप ये सोचते हैं कि वहाँ पे अगर एम्प्लॉई होता तो कितना लेता। यूके के अंदर ये एम्प्लॉई होता तो कम से कम 1200-1500 पाउंड लेता। अगर आपका पाकिस्तानी बच्चा वो सर्विस दे के 200 पाउंड ले रहा है तो उसको 200 पाउंड कुछ भी नहीं लगेगा, फिर उसको लगेगा कि भाई बहुत सस्ता है बच्चा। तो आप 200 पाउंड भी ले सकते हैं, आप 300 पाउंड भी ले सकते हैं। मेरा जो कुलीग था वो तकरीबन 700 पाउंड ले रहा था, विच इज़ वेरी फेयर इनफ। और उसके बाद भी उसने 30% पार्टनरशिप की ऑफ़र करी कि मैं तुम्हें अपनी नई कंपनी के अंदर 30% पार्टनरशिप ऑफ़र कर रहा हूँ। तो एक ऐसे बच्चे के लिए जिसको घर वाले भी 10,000 रुपये ना दे, उसकी ऐसी पार्टनरशिप हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई स्किल आप रिकमेंड करें कि ये स्किल होनी चाहिए हर बच्चे के पास, ठीक है? ओके, कोई ऐसे स्किल आप बताएं। शुरू में क्या मार्केट में बहुत सारी फील्डें आ गई। अच्छा, जो मैं ये सवाल इस तरह से रिस्पॉन्ड करूंगा कि जो छोटा बच्चा होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है उसके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए। पहले जैसे हमारे वक्त में MS ऑफिस बहुत बड़ी स्किल होती थी कि वो सिखाई जाती थी, उसका कोर्स भी होता था, फिर हम स्कूल जाते थे वहाँ पे भी वो पढ़ाया जाता था, फिर वो 9th में भी जो है ना कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ाया जाता था। तो MS ऑफिस बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो उसमें भी पूरा ऑफिस नहीं पढ़ाते थे, MS एक्सेल होता था, वर्ड होता था, पावर पॉइंट होता था, बेसिक। ठीक है, आज के बच्चे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, कैनवा। अगर वो फोटोशॉप नहीं जानता, कि फोटोशॉप ठीक है बट अब कैनवा बहुत आसान है, तो कैनवा आना चाहिए, कैपकट आना चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए। ठीक है, ऑफिस का पूरा सूट जिसमें कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका उसमें एक टूल होता है, वो तो खैर टूल्स आते हैं, यूटिलिटी टूल्स होते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट मैनेजर वगैरह होता है, जैसे पिक्चर वगैरह आप छोटी बड़ी कर लेते हैं, इस किस्म के। थोड़ा बहुत पेंट का काम आना चाहिए, पेंट वगैरह का जो काम है, क्योंकि कभी कभार वो टूल्स भी चल जाते हैं। ये मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, अंडर 10 to 12, 13, 14, 15। हाँ, 15 से नीचे जो बच्चे हैं, मतलब अब चीज़ें इतनी फास्ट हो गई हैं कि 13, 14 से ऊपर तो अब और ऊपर की स्किल्स पे जाएंगे। ये जो बच्चा है ये बेसिक्स हैं। आप ये बेसिक्स अब अपने बच्चे को सिखाना शुरू कर दो, और अब जब इसके ऊपर जाएंगे तो फिर जो ई-कॉमर्स की स्किल्स हैं, या फ्रीलांसिंग की स्किल्स हैं, या वेबसाइट की स्किल्स हैं, या इवन कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट बनाने की जो है, अब यूट्यूब है सबसे बड़ा चैनल, टिकटॉक है। हमारी यहाँ एक प्रॉब्लम और है कि हमारे यहाँ जब टिकटॉक या इसकी बात होती है तो उसको भी बुरा समझा जाता है, और समझना भी चाहिए। जिस तरह का एक माहौल है कि एक ही किस्म का कंटेंट है कि आप नाच गाने, धूम धड़ाके हैं, ठीक है, इस किस्म की चीज़ें हैं, तो लोग उसको बुरा ही समझते हैं। आप अच्छा कंटेंट बनाएं, रिलेटेबल कंटेंट बनाएं, प्लस कोई भी कंटेंट बनाएं, भले आपकी ऑडियंस बहुत छोटी हो। आप मोनेटाइजेशन का या उसका क्यों सोच के बना रहे हैं कि ये, हम भी फॉर एग्जांपल कंटेंट बना रहे हैं, हम भी किसी ई-कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अमेज़ॉन के बारे में बात कर रहे हैं, या इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कंटेंट भी जो है ना, भले कम ऑडियंस को दिखेगा, भले कम ऑडियंस इससे अट्रैक्ट होगी, बट इट्स इम्पैक्टफुल होगा। ज़रूरी नहीं है, मैंने ऐसे भी चैनल्स देखे हैं बाहर के कि खातून सिर्फ वो छोटी सी एम्ब्रॉयडरी, तो बहुत बड़ी फील्ड होती है। कुरेशिया का एक छोटा सा एक प्रोडक्ट मैं कहूँगा कि वो बनाती है, सारा का सारा चैनल ही उस पर बना हुआ है, और कई लाख व्यूज़ हैं उसके ऊपर, कई लाख सब्सक्राइबर्स हैं उसके ऊपर। अच्छा, तो ऐसे भी चैनल्स हैं। एक खातून है, वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में ही सिर्फ बात करती हैं, इट्सी की डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती है, कि प्लानर्स के बारे में बात की जा रही हैं, तो प्लानर्स ही बना के दिखाती रहती हैं। तो उन्होंने उसी का चैनल बनाया, उसके भी कई लाख व्यूज़ हैं, उसके भी कई लाख हुए हैं। तो आप अपनी एक नीश पकड़ लें जो भी आप काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उसकी भी कमी है कि लोग अभी तक यही नहीं समझ पा रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपका एक छोटा सा काम है, फॉर एग्जांपल आप प्रिंटिंग में जो है ना वो बॉटल्स को जो है ना प्रिंट करते हैं, आप उसका चैनल बना लें,
आप सिर्फ एक रील ही बना कर डाल दें कि जी मेरे पास ये क्लाइंट आया हुआ था, मैंने इसकी जो है ना आज स्क्रीन प्रिंटिंग की है या मैंने आज इसकी प्रिंटिंग करके दी है, आपका चैनल खड़ा हो जाएगा। पूरी पाकिस्तान में कम से कम आपको लोग प्रिंटिंग के हवाले से जानना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये प्रिंटिंग करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें कंटेंट क्रिएशन तो, हमें फेम तो चाहिए, कंटेंट क्रिएशन तो करनी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें बनाना क्या है। हाँ। ठीक है, हमने दूसरे को देखा, हमने फैमिली व्लॉगर को देखा, सही है, हमने दूसरे व्लॉगर को देखा जो नाच गाना कर रहे हैं, तो हमने उनको देखा, हम भी अब हमारे माइंड में ना एक इमेज क्रिएट हो गई है कि कंटेंट क्रिएशन यही चीज़ होती है। ठीक है, आपने फैमिली दिखाई या नाच गाना किया, यही कंटेंट क्रिएशन है और नहीं है। सही है। जब हमारा जो यूथ है, जो नई जनरेशन आ रही है, तो अब उनके माइंड में ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, उनको चीज़ें और दूसरी चीज़ें नहीं पता। जैसे आपने टिकटॉक की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म गलत नहीं है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, उससे बहुत चीज़ें हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको गलत, बहुत अजीब बना दिया गया है। हाँ, लेकिन अब हमारी यूथ का भी मसला है कि ऐसे कंटेंट कंज्यूम क्यों कर रही है। सही है, हम क्योंकि उनके जो हेड होते हैं, फैमिली ब्लॉगर जो भी है, जो हेड होता है वो हमारी वजह से ही होते हैं। ठीक है, हम ही देखते हैं उनको, क्यों देखते हैं, एक ये वजह क्रिएट होती है। तो खैर, अब आपकी जर्नी पे बात करते हैं। अच्छा, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ। ठीक ये है, बहुत आपने ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ा है। ठीक है, दुनिया में सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं काफ़ी सारे ममालिक घूमा हूँ। ये दुनिया में ना ऑब्वियसली हर किस्म के लोग होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और हमारे यहाँ तो क्योंकि या तो ड्रामाज हैं या न्यूज़ है, ऐसा है, या फिर हम शाम में जब आउटिंग के लिए निकलते हैं तो हम खाना खाने के लिए जाते हैं कहीं, और तो ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं।